तो आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आयुष वर्मा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और आप देख रहे हैं तिलकधर यूट्यूब चैनल। तो जहाँ तक है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था वेक्टर्स। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या क्या चल रहा था। तो हमारे फिज़िक्स की सीरीज़ में चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर हमने बहुत सी बातें पढ़ ली थी, बहुत सी बातें नहीं पढ़ी हैं, वो अभी पढ़नी बाकी हैं। लेकिन उससे पहले तो जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है, और उसके ऊपर जितने हो सके उससे ज़्यादा क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिवीजन करेंगे। उसके बाद थोड़े से क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आगे के टॉपिक में जैसे डॉट प्रोडक्ट वगैरह आता है तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि वेक्टर्स, सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से करते हैं, थोड़ा ही समय लगेगा बस, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर्स होते क्या है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं उसके लिए मैंने आपको कहा था क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, unit, direction and must follow vectors law of addition is called vectors। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन एंड वो ज़रूर फॉलो करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। उसी को हम क्या कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, एग्जांपल्स में आ जाता है जैसे कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड सेकंड थिंग हम ले सकते हैं वेलोसिटी। थर्ड थिंग हम ले सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास फोर्स आ जाता है। ठीक है, फोर्स आ जाता है और हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, और इसके बाद अगर हम और आगे जाएंगे एनर्जीज तो हमारी स्केलर्स हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद और आगे बढ़ेंगे जैसे 12th में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, टॉर्क आता है। ठीक है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। इतनी सारी क्वांटिटी होती हैं कि हम इनको यहाँ पे बोर्ड पे लिखना भी अभी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत सारी हैं। इसलिए हमने क्या करा, थोड़े बहुत एग्जांपल दे दिए आपको, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, और इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल भी इसके अंदर आते हैं। तो ये सब क्या हुआ, सबसे पहले तो वेक्टर्स का ओवरव्यू है कि वेक्टर्स क्या होते हैं और उसके वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल। और अगर हम इसका मेन पॉइंट की बात करें ना कि वेक्टर का एग्जैक्टली मेन पॉइंट क्या होता है, मेन पॉइंट की अगर हम बात करें, वैसे तो वेक्टर में सारी चीज़ें मेन ही हैं। मेन पॉइंट क्या आएगा वेक्टर का कि इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब आप कहोगे कि मैंने ये वाली लाइन को मेन पॉइंट क्यों कहा है। मेन पॉइंट मैंने केवल एक बात से कहा है, क्योंकि देखो एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है करंट। करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में भी होती है वो करंट। करंट के पास क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड होता है,
यूनिट भी होता है, और उसके पास एक डायरेक्शन वाली नाम की चीज़ भी आ जाती है। क्या आ जाती है? डायरेक्शन नाम की चीज़ भी आ जाती है, जिससे कि हम लोग उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि वो वेक्टर है या स्केलर। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाली लाइन अगर हम पढ़ें कि मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कभी भी करंट जो है, करंट हमेशा स्केलर है सबसे पहली बात, और दूसरी बात वो किस लिए स्केलर है? बिकॉज वो क्या करता है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, वो नॉर्मल स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए वो एक स्केलर है। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लेना, नोट तो करा हुआ होगा, रिवीजन चल रही है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? देखो कुछ ऐसा होता है कि वेक्टर्स में मान लो कोई भी क्वांटिटी है, हमने ये लिख दिया ए, उसका सिंबल के ऊपर अपने को क्या कर देना है, एक ऐसे करके एरो लगा देना है, तो हम इसको क्या कहेंगे, का इसको हम कहेंगे वेक्टर। ठीक है, और ये बराबर होता है इसके मैग्नीट्यूड के, ऐसे दो डंडे इसके लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड दर्शाएगा, और इनटू में इसकी डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल ओवरव्यू से, कि एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरी सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको ज़रा लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए, ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ये एक वेक्टर है, कभी भी कोई वेक्टर लिखेंगे तो उसका सिंबल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे, जो कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भी आपको कुछ ऐसा दिखे किसी की चीज़ के ऊपर एरो लगा हुआ है, एरो के लिए क्या कहेंगे हम लोग कि ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा टॉर्क का सिंबल होता है कुछ ऐसे, टॉर्क का कुछ ऐसे सिंबल होता है, इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैसे एरो लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा सिंबल होता है, इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं एरो। फोर्स का एक ऐसा सिंबल होता है, उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। अब एक्सेलरेशन का ऐसा सिंबल होता है, एरो लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी के ऊपर एरो लगा दिया। तो इस तरीके से ये चलता रहता है बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। सेकंड थिंग आती है हमारे पास कि हम ग्राफिकली इसको कैसे दिखाते हैं। कभी हमको किसी ग्राफ के ऊपर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम ग्राफ पे उसको कुछ इस एरो की तरह दिखाते हैं, एक एरो की तरह, जिसके इस तीर के इस पॉइंट को हम कहते हैं हेड। क्या चीज़ है ये है हेड, और ये जो पीछे जितना भी दिख रहा है ये है टेल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कहेंगे हेड क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और जो टेल है, अगर हम टेल की लेंथ की बात करें तो वो बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझे क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में?
कभी भी मान लो कोई ग्राफ ऐसा कुछ हो, मान लो ये कोई ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर कुछ ऐसा एरो सा बना हुआ है, एरो में ये एक टेल है, ये एक हेड है, ठीक है। हेड दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और टेल दिखाती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये सिलसिला इसमें चलता रहता है। कभी भी ग्राफ में आपको पोजीशन वेक्टर देखना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना हो, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसमें क्या होगा, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम कर रहे थे टाइप ऑफ वेक्टर की। बहुत सारे टाइप के वेक्टर पढ़े थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला आ जाता है इक्वल वेक्टर, सेकेंड चीज आ जाती है हमारे पास पैरेलल वेक्टर, थर्ड थिंग आ जाती है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। 3 ही हो गए। चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, 5वें नंबर पे हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। छठे नंबर पे हम लिख सकते हैं आपके पास आपका आ जाएगा कोप्लेनर वेक्टर, 7वें नंबर पे आ जाएगा को इनिशियल वेक्टर, 1 आ जाएगा को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। 9 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर। और एक हमारे पास आता है ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ हमने वेक्टर्स पढ़े थे, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, ये मैंने सारे टाइप लिख दिए हैं एक ही बार में। तो देखो इक्वल वेक्टर कौन सा होता था, इक्वल वेक्टर होने के लिए हमेशा सेम नेचर होना ज़रूरी है। सेम नेचर हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, फिजिकल 20 एंड वेलोसिटी में लिख सकता हूँ 20। तो देखो क्या ये अगर मैं इसके आगे आई कैप भी लगा दूँ, आई कैप भी अगर मैं लगा दे रहा हूँ, तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? तो हम कहेंगे नो, नॉट अ इक्वल वेक्टर, दिस इज नॉट अ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तो नहीं है ये। क्यों नहीं है इक्वल वेक्टर? क्योंकि ये सेम नेचर के नहीं है। सेम नेचर मतलब नेचर की बात होती है तो हमारे पास दोनों, अगर हमें इक्वल वेक्टर बनाना है तो फोर्स का इक्वल वेक्टर फोर्स ही बनाएगा, समझ रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसमें उसका इक्वल वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा, कोई और चीज़ नहीं बना सकती। ऐसी अगर मैं ले लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20 आई कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20 आई कैप, तो ये क्या होगा, ये इक्वल वेक्टर होंगे। मतलब क्या क्या सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसके बाद मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो होगा ही क्योंकि वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें बात आएंगी। सबसे पहले तो यूनिट होनी चाहिए, सेकंड थिंग हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरी थिंग और जो कि सबसे ज़्यादा मेन है, सेम नेचर होना चाहिए। तभी हमारे पास क्या आएगा, इक्वल वेक्टर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये समझा दिया। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स ये होते हैं कि एक तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी। देखो 3 केस में हमको बात करनी है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और हमारे पास नेचर, ठीक है। 3 चीज़ों में हमको बात करनी है। यहाँ पे भी सेम नेचर होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी सेम नेचर। और सबसे पहली थिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भाई साहब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये 2 वेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें ये पैरेलल वेक्टर है या नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन। मैंने कह दिया जी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है मैंने कह दिया। और मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आती है तीसरी चीज़ जो कि हमको नेचर की बात करनी होती है।
क्या ये नेचर सेम है? अगर मैं बोल दूँ ये भी एक वेलोसिटी है और ये भी एक वेलोसिटी है, कैसे कह दूँ? इसको मैं वी भी कह दूँ और मैं इसको वी ए कह दूँ, दोनों की दोनों वेलोसिटी हैं यानी सेम नेचर भी है। और इसको हम लिख सकते हैं जैसे वी बी हम लिखेंगे इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वी ए, इस तरीके से लिखते हैं। लैम्डा क्या है? लैम्डा एक कांस्टेंट है जिसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसका सेम वो हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके देखो जैसे ये है ना वी ए वेक्टर है, इसकी लेंथ कम है लेकिन डायरेक्शन सेम है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड में कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 का 3 का 4 का या किसी का भी, उससे क्या बन जाएगा? ये वाला नीचे वाला वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स हो गया। पैरेलल वेक्टर्स के बाद हमने क्या करना है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल भी कुछ ऐसा ही है, देखो यहीं से समझ में आएगा। एंटी पैरेलल भी कुछ ऐसा ही है। देखो क्या करना है, क्या करना है? देखो जैसे ये इसकी डायरेक्शन इधर है ना, किसी एक की डायरेक्शन पलट दो। मैंने इसकी डायरेक्शन पलट दी, मतलब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। कैसे? कुछ समझ में नहीं आया। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी वेरी, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, और सेम नेचर। ये 3 पॉइंट आते हैं एंटी पैरेलल के। ठीक है, तो ये भी हुआ हमारे पास। यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए और केवल ये डायरेक्शन दिखाए, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, वो केवल डायरेक्शन दिखाए। कैसे हो सकता है? देखो जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, ये भी हमने करके देखा था। ये कोई वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिकली। हम क्या चाहते हैं? मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1 हो जाए, 1 यूनिट हो जाए मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे? ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, लिख लो यहाँ पे, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे आएगा? अगर हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। समझे? हमेशा ऐसे कहते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है कि हमको क्या करना है? मान लो ये वेक्टर है कोई, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस बना देता हूँ ये, देखो एक्स एक्सिस से थोड़ी थीटा एंगल पे हमारे पास ये वेक्टर है। अगर हमें ये बताना है कि इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, इसको जो ऐसे जा रहा है ना ये, इसको ऐसे करके पलट दो, इसको ऐसे करके हमने पलट दिया। ठीक है, यहाँ से थीटा बन गया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये वेक्टर। समझे? मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी डायरेक्शन को ऐसे, मतलब वेक्टर को ऐसे करके पलट दो। क्या कर दो? वेक्टर को ऐसे करके पलट दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये भी हुआ। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ पता है कहाँ पे होता है? जो कि मैंने आपको बताया भी था, ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर में। जो हम एडिशन को यूज़ करते हैं और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर हम आराम से सीख लेते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो ये चीज़ आ गई। इसके बाद आगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? कोई एक प्लेन ले लीजिए,
जैसे मान लीजिए मैंने ये बोर्ड का प्लेन ले लिया, इस बोर्ड का मैंने प्लेन ले लिया, इसी प्लेन के अंदर अंदर वेक्टर्स हों कितने भी हों, चाहे मान लो 2 वेक्टर्स हों, कोई एक वेक्टर इधर जा रहा हो, कोई वेक्टर शायद इधर जा रहा हो, तो ये एक ही प्लेन के अंदर माने जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि एक ये वेक्टर है, मान लो एक ये वेक्टर है, इसके कैप को मान लो डायरेक्शन है, ठीक है, हेड दिखा रहा है, मान लो एक तो ये वेक्टर है, ये कैसे हो गया, बोर्ड की मतलब बोर्ड के प्लेन में हो गया। अगर मैं बात करूं एक ये वेक्टर है, ये तो बोर्ड के प्लेन के बाहर जा रहा है कि नहीं, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर जा रहा है, तो क्या ये कोप्लेनर होंगे, ये कोप्लेनर नहीं होंगे। कोप्लेनर होने के लिए एक प्लेन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि कोप्लेनर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, सेम प्लेन में होने वाले वेक्टर्स को कोप्लेनर्स वेक्टर कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, कोई भी वेक्टर जहाँ पे शुरू हो रहा हो उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तब हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। कैसे हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। और को टर्मिनस वेक्टर किसको कहते हैं, को टर्मिनस मतलब जिनका एंड पॉइंट सेम हो, जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे आ रहा है, 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 तो ये एंड पॉइंट सेम नहीं हो गया, ये एंड पॉइंट सेम हो गया, तो हम इसको क्या क्या कह दिया, को टर्मिनस वेक्टर कह दिया इन सबको। अगर वही मैं बात करूं ये तो ये क्या हो गया, ये एक सेम पॉइंट से सारे वेक्टर निकल रहे हैं, तो हम इसको कोप्लेनर कह देंगे। तो यानी कोप्लेनर का एग्जांपल लेना हो तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर को टर्मिनस की बात करनी हो तो हमारे पास कुछ ये आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्थोगोनल वेक्टर, देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ऑर्थोगोनल, सबसे ज़्यादा ये वाली ऑर्थोगोनल यूज़ होती है, और हमारे पास यूनिट वेक्टर वाली यूज़ होती है। ऑर्थोगोनल क्या कहता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़ 90 डिग्री, ठीक है, सिंपल सी बात कर देते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़ 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर्स, कैसे होंगे, एक वेक्टर कुछ ऐसे होगा और एक वेक्टर कुछ ऐसे होगा, यानी 90 डिग्री, मतलब ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कैसे होंगे 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री, तो ये बताता है ऑर्थोगोनल। इसके बाद आ जाता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कुछ नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसको हम कह देते हैं जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड जिसका ज़ीरो हो जाए उसको हम कह देते हैं ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी, ये हमने सारे कर लिए, वेक्टर्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए, जो आपको मन करे वो कर लीजिए इसका, ठीक है। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर का टॉपिक आता है। इसको टाइप ऑफ वेक्टर में ले लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं लेता, एक अलग से टॉपिक समझते हैं इसको, अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ये वाला। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, तो जहाँ तक समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई पोजीशन बता रहा होगा, कोई लोकेशन बता रहा होगा। पोजीशन मतलब एक तरीके से लोकेशन हो गई ना, तो कोई लोकेशन बता रहा होगा, कोई वेक्टर अपनी लोकेशन बता रहा होगा, उसको हम कह देंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो कैसे बताएगा, देखो पोजीशन वेक्टर की बात जब भी आती है तो हम ग्राफ के ऊपर ही बात करते हैं, अदरवाइज वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। मान लो कोई वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर है ओ ए, कोई वेक्टर है ओ ए। कभी भी अगर आपको सिंगल लिखा जाए, जैसे मान लो ए वेक्टर है या ओ वेक्टर है, ऐसे सिंगल लिखा जाए तो ये चीज़ अलग होती है। और इस चीज़ में क्या फ़र्क होता है,
कभी भी ऐसे लिखा होगा ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन वेक्टर को वो बात करना चाह रहा है। कभी भी अगर ऐसे में लिखा हूँ ना ओ ए या पी क्यू या आर क्यू वेक्टर्स, इसको दिखाना चाह रहा है वो पोजीशन वेक्टर में, जिसका जो पहला वाला जो वर्ड होता है ना, ये वाला जो वर्ड होता है ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट का, और ये वाला जो वर्ड होता है ये होता है एंडिंग पॉइंट का। लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला जो होता है एंडिंग पॉइंट, समझे। तो ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट का, ये होता है एंडिंग पॉइंट का। तो पोजीशन वेक्टर ओ ए, अगर मान लो पोजीशन वेक्टर ओ ए दे दिया हो आपके पास, कितना दे दिया हो 2i कैप प्लस में 9j कैप, कुछ ऐसा सा दे दिया हो पोजीशन वेक्टर, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे। देखो ओ से यहाँ पे टर्म आ रही है यहाँ पे, जो कि इसको हम कह रहे हैं ओरिजिन, और ओरिजिन का होता है हमारे पास 0,0, और ये कुछ बन रहा है 2,9, 2 इधर यानी 2 और कॉमा में 9, तो ये वेक्टर कुछ कैसे बनेगा, पॉइंट आएगा कुछ 2 इधर और 9 इधर, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 2,9, और ये वेक्टर हो गया ओ ए, ये हो गया पॉइंट ए, समझे। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये होता है एंडिंग पॉइंट, और जैसे कोई भी वेक्टर दिया हो तो हमने इसको प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया ओ, और ये वेक्टर आ गया ओ ए, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट आ गया, हम एक और पॉइंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं। मैंने ले लिया OP, OP वेक्टर ले लिया मैंने। OP वेक्टर आ रहा है कुछ 9,2, यानी 9i कैप प्लस में 2j कैप, ये कोई वेक्टर ले लिया मैंने OP। तो OP वेक्टर को मैं दिखाना चाहता हूँ, तो 9 इधर और 2 इधर, यानी कुछ ऐसे आएगा इस पॉइंट पे 9,2, यहाँ पे P पॉइंट, ठीक है। तो ये सेकंड वेक्टर हो गया। अब देखो ये तो OA आ गया, ये OP आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे AP वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, AP वेक्टर चाहिए, फिर से बात करते हैं, क्या चाहिए, AP वेक्टर चाहिए। तो AP वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, AP वेक्टर चाहिए। AP वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया है, ये जो पहला शब्द, पहला जो लिखा है ना, ये लेटर, जो पहला लेटर लिखा है, ये क्या दर्शाता है, जो पहला लेटर लिखा है वो क्या दर्शाता है हमारे को, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये लेना है, एंड P इज अ फाइनल पॉइंट, यानी ये वाला लेना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, सेकेंड, हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। क्या टर्म यूज़ करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। एक बार और, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पॉइंट हमारे लिए क्या हुआ, 9.9 माइनस यहाँ का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, 2 आई कैप, और फिर फाइनल पॉइंट क्या हुआ, 2 माइनस में 9 जी कैप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कुछ आ जाता है 7i कैप माइनस 7j कैप। तो हमारे पास ये आया ना कुछ AP वेक्टर, और हम इसको कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट से स्टार्टिंग और इस पॉइंट पे एंड, समझे। तो ये हो गया AP वेक्टर, कौन सा वेक्टर हो गया, AP वेक्टर, OA वेक्टर, OP वेक्टर, AP वेक्टर,
ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। और जब ऐसी बात आ जाए, असलियत में पोजीशन वेक्टर नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। असलियत में तो पोजीशन वेक्टर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ये नहीं होता, होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सोचो ये हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे भी तो एक्चुअली जब हम ये माइनस माइनस करते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाल माइनस इनिशियल को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा। पोजीशन वेक्टर हम लोग इसको कह देते हैं बिकॉज ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बताता है। जैसे हम कहीं पे खड़े हों, हम कई बार कह देते हैं ना कि भाई जैसे मान लो हम किसी जगह जाना है, हमको यूपी में प्रयागराज जाना है, मतलब कोई इलाहाबाद में जाना है किसी जगह पे, तो हमने क्या कह दिया कि भाई हमें उस जगह पे जाना है। हम अभी कहाँ खड़े हैं, हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। हम किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं यूपी के, मान लो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें उस वाले मॉल में जाना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने अपने रिस्पेक्ट में किसी की लोकेशन बताई, यानी रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में हमने किसी मॉल की लोकेशन बताई, है कि नहीं। अब जैसे कानपुर में एक मॉल है Z2, अगर हम मान लो कानपुर के रेलवे स्टेशन की बात करें तो कानपुर के रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में हम उस मॉल की लोकेशन बताना चाहते हैं। इसी हिसाब से ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर अपनी लोकेशन बता रहा है। असलियत में ये क्या है, असलियत में तो ये OP वेक्टर क्या होगा, 9 - 0 2 - 0, है कि नहीं। 9 - 0 और 2 - 0 असलियत में तो ये होगा। तो क्या असलियत में ये पोजीशन वेक्टर कुछ होता है, पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता, केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ये चीज़ पूरी होती है यहाँ पे, इसको नोट कर लो। मैं बाहर आ गया हूँ फ्रेम से। मिटा देते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने पढ़ी थी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मान लो कोई वेक्टर लिखा हो, ए वेक्टर है जिसमें AX I कैप प्लस में AY J कैप प्लस में AZ K कैप, कुछ इस तरीके से दे रखा हो जिसमें जो ये AX AY AZ जो हैं ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और I J K कैप क्या है, ये डायरेक्शन है जो कि यूनिट वेक्टर दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हमें इसका क्या निकालना हो, हमें इसका निकालना हो मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, अंडर द रूट AX का स्क्वायर प्लस में AY का स्क्वायर प्लस में AZ का स्क्वायर। तो ये होता है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। और थोड़े बहुत अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ये रहा में क्वेश्चंस और ये रहे इसके ऑप्शन। जल्दी से लिखेंगे क्या होगा इसका आंसर। आप अपना पॉज करिए और पॉज करिए और सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ तो कर लिया हुआ, बाजू कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर का, जो भी हो ये अंडर द रूट, यहाँ पे 1 है
और यहाँ पे भी 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था। √2 आ गया अपने पास आंसर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन 1/√2 i कैप 1/√2 j कैप इज, क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर होगा या ज़ीरो वेक्टर होगा? ज़ीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि नल मतलब ज़ीरो ही हो जाता। थर्ड थिंग क्या है? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 एंड नन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 1। ज़ीरो वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 0। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 और या फिर कुछ नहीं। तो से दिख गया हमें डिकोड करके कि हमको क्या करना है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आज हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वन अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 1/2 प्लस में 1/2, जो कि हो जाएगा 1√1। आंसर आ गया हमारे पास 1। और 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है? यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसे। अब आ जाते हैं एक और पर, जो कि है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या कहता है? कभी भी अगर हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम, ये समझ लो बिना इस वाले टॉपिक के फिजिक्स का कोई भी सवाल 99% सवाल नहीं हो सकते। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर सीखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर सीखना। कैसे सीखेंगे, ये इस पे आते हैं। सबसे पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम बनाते हैं एक वेक्टर्स। ये एक वेक्टर है, मान लो फोर्स का वेक्टर है और 20 न्यूटन दिखा रहा है। फोर्स में 20 न्यूटन है और डायरेक्शन ये दिखा रहा है एरो से। ठीक है, अब ये क्या है, अब एक खेल क्या हो गया यहाँ पे कैसे करके थीटा दे दिया है कुछ, मान लो दे दिया हमको 30 डिग्री, एक थीटा दे दिया। तो ये थीटा 30 डिग्री क्या करवा रहा है? देखो, हमें इस पूरे वेक्टर को भी दो भागों में तोड़ना है, जो कि ये वाई एक्सिस में आ जाए और एक्स एक्सिस में आ जाए। मतलब ये देखो, इस वाले को इस एक्स एक्सिस में अगर हम तोड़ेंगे, मान लो हम ये चाहते हैं
हम क्या चाहते हैं बेसिकली, ये वेक्टर जो है ना अभी किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है। कैसे भाग रहा है, वाई एक्सिस से 30 डिग्री एक्स की तरफ भाग रहा है, ये 30 डिग्री एक्स की तरफ ये भाग रहा है। तो हम चाहते हैं या तो ये वाई में जाए, ऊपर प्लस वाई में जाए, या माइनस वाई में जाए, या प्लस एक्स में जाए, या माइनस एक्स में जाए। ठीक है, तो हमको खेल को या फिर क्वेश्चन को करना बड़ा आसान हो जाता है अगर हम ये एक नॉर्मल सी या तो वाई में जाए या एक्स में जाए या माइनस वाई में या माइनस एक्स में। ठीक है, तो ये हमें खेल खेलना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के नाम से एक टॉपिक आया, उसमें हमने इसको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। कंपोनेंट्स में तोड़ने का क्या मतलब है, एक्स डायरेक्शन में उतार दिया, वाई डायरेक्शन में उतार दिया। तो इसको करने का सीधा सीधा तरीका है, सबसे पहले आपको कोई भी दिख जाए ना, तो सबसे पहले आप ये चेक करो, ये जो एंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है। एक सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं बगल में, सेम क्वेश्चन होगा बिल्कुल, हल्की सी गड़बड़ी होगी। दिख गई होगी क्या खेल किया है मैंने। यहाँ पे मैंने यहाँ से एंगल लिया और यहाँ पे मैंने यहाँ से एंगल लिया एक्स से और यहाँ पे वाई से। तो देखो जहाँ से भी एंगल लिखा हो, जिस भी एक्सिस से एंगल लिखा हो, सबसे पहले जो उधर का जो आएगा ना, इधर का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ कॉस में, एफ कॉस 30। और जो इधर का आएगा ये आ जाएगा एफ साइन 30। मतलब कभी भी जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो उस एक्सिस की तरफ हम तोड़ेंगे तो हमारे पास कॉस में आएगा, उसके अलग तोड़ेंगे तो हमारे पास साइन में आ जाएगा। समझे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे एक्स के साथ एंगल है, तो मैं एक्स के साथ निकालने की कोशिश करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ कॉस 30। यानी यहाँ पे एफ कॉस 30 इधर आ गया, यहाँ पे एफ कॉस 30 इधर आया था। समझे। तो एफ साइन 30 आ रहा है कुछ समझ में। मतलब क्या है कि हमको जब भी कंपोनेंट्स निकालने होंगे तो हमको ये भी चेक करना है कि एंगल किस तरफ है। अभी ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा। कैसे होगा, हमने इसको y में तोड़ा, y में आ गया हमारे पास cos 30, और जब हमने x में तोड़ा तो हमारे पास आ गया sin 30। हमेशा ये एंगल कहाँ पर है ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको कर लो नोट। इसके बाद हम करते हैं एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर, फिर हम आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। चलिए रब कर देते हैं इसे। अब एक क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is acting at an angle of 60 degree with x-axis. Determine the component of vector in x-axis and y-axis। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सा आ गया कुछ। क्या कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन का है, जो कि एक्ट कर रहा है एट 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे फोर्स की हमें मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन हमें ऐसे दिखा दी 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एक्स के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें पर बताओ कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसके कंपोनेंट निकाल के बताओ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं। डिकोड करने के लिए ठीक है, डिकोड करने के लिए 60 डिग्री विद द एक्स,
एक्स के साथ 60 डिग्री बना रहा है, कैसे आएगा? ये एंगल हो गया 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एक्स के साथ, और फोर्स है 50 न्यूटन का। हमें क्या करना है, एक्स में निकालना है इसका। तो देखो जब इधर निकालेंगे तो एंगल इधर है, इधर कॉस आएगा, इसको हमने एफ एक्स कह दिया, क्या आया 50 कॉस 60 डिग्री। यहीं जब हम इधर की बात करेंगे इसको हमने एफ वाई कह दिया, 50 साइन 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री हो जाता है हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा कुछ 25 न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा 50 इंटू में √3/2, तो ये आ जाएगा 25 √3 न्यूटन। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, एफ एक्स कितना आ रहा है 25 न्यूटन, और एफ वाई कितना आ रहा है 25 √3 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कहते हैं इनको, ठीक है। चलो नोट कर लो। मिटा लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। Find the net displacement of a particle from the starting point if it's undergo 3 successive displacements जो कि हमको दे रखे हैं, S1 S2 एंड S3, जो कि ये 20 मीटर 15 मीटर, ये भी आ रहा 20 मीटर, ये क्या है टुवर्ड साउथ, और ये आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ, और ये आ रहा है 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या आ रहा है, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इफ इट्स अंडरगो 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार, ठीक है। 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, लगातार 3 डिस्प्लेसमेंट करें हैं, क्या करें, लगातार 3 डिस्प्लेसमेंट करें हैं, जो कि हमको गिवन है S1 S2 S3। ये क्या S1 क्या है 20 मीटर 20 मीटर है 45 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ, 45 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ। ऐसी 15 मीटर है 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, 20 डिग्री टुवर्ड साउथ, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट देना। सबसे पहले हमको निकालना है कि हमको नेट डिस्प्लेसमेंट करना है। कभी भी नेट डिस्प्लेसमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे, बट नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको कंपोनेंट में तोड़ दो। सबसे पहले तो ग्राफ में प्लॉट कर दो, ग्राफ में प्लॉट करने के बाद कंपोनेंट में तोड़ दो। कंपोनेंट में तोड़ा और हमारे पास साफ साफ आंखों से आंसर दिखेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसको समझाऊँ,
ये हमारे पास है डायरेक्शन मैप, जिसको हम कंपस भी कहते हैं। कंपस में भी ऐसा दिखता है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही होगी। सबसे पहला क्या कर रहा है, 20 मीटर 45 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ। 20 मीटर तो वो हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड, 45 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ का क्या मतलब है, यानी 45 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहा है नॉर्थ से, 45 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहा है नॉर्थ से। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ 45 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास S1। ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ। एक सेकेंड, 45 डिग्री वेस्ट की तरफ है टू नॉर्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं S2। S2 क्या कर रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ हो जाओ टू ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ तो है ये, बट 30 डिग्री नॉर्थ हो जाओ। तो कैसे होंगे, बनाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया S2 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ हो गए टू ईस्ट। इसके बाद ये है टुवर्ड साउथ, यानी साउथ की तरफ हो गया सीधा ऐसे। कितना आ रहा है, 20 मीटर। इसकी तो बात ही नहीं करनी, S3 है ना ये। तो ये 3 आ गए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब इनको अगर हमें तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, तो सीधा कर देते हैं। S1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 20 cos 35 ले लो, सॉरी cos 45 ले लो, या चाहे sin 45 ले लो 45 डिग्री में। इसको हम वैसे एक तरीके से और कह सकते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं इसको। क्या आ जाएगा, 45 डिग्री का 1/√2 हो जाता है ना, तो 20 इंटू में 1/√2 प्लस में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला। एक सेकेंड, ये आई कैप और ये जे कैप। ऐसे ही S2 खोलेंगे, S2 को बनेंगे। S2 कैसे आ जाएगा, S2 कैसे आएगा, 30 डिग्री। इसको जो अगर हम इधर तोड़ेंगे, एक सेकेंड यार, देखो जब ये वाला जब इधर की तरफ टूटेगा ना, तो ये -i में हो जाएगा, बट जे कैप प्लस में होगा। तो ये यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है। सेकंड थिंग, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जब ये इधर टूटेगा तो S2 का कितना, 15 मीटर। 15 मीटर इंटू में √3 कितना हो जाता है, √30, सॉरी 15 मीटर इंटू में cos 30 कितना हो जाता है, cos 30 हमारे पास आ जाता है √3/2। तो ये प्लस में आ जाएगा, 15 मीटर इंटू में √3/2 आई कैप प्लस में इधर की तरफ तोड़ेंगे तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 15/2, 15/2 जे कैप। तो ये S2 आ गया। S3 अगर मैं निकालूंगा तो डायरेक्ट ही दिख रहा है -j में, कितना आ जाएगा, -20 जे कैप। देखो हमने कितना निकाल लिया है, हमने इतना करके क्वेश्चन को 50% तो कंप्लीट कर दिया है, बट अभी 50% कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देना है। तीनों डिस्प्लेसमेंट को सिंपली ऐड कर देना है, जो कट रहा है उसे काट देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं ऊपर का रब कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली ऐड करेंगे S1 वेक्टर प्लस में S2 वेक्टर प्लस में S3 वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -20/√2। देखो 20/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू में 10, और इसको काट के √2 ऊपर, यानी √2 इंटू 10 यानी 10√2। एक सेकेंड, ये माइनस है ना, तो -10√2 आई कैप, और इसे ये प्लस का 10√2 जे कैप। अब इधर वाला प्लस करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 15√3/2 आई कैप, 15√3/2 आई कैप, ये आ जाएगा 15/2 जे कैप, फिर आ रहा है माइनस में 20 जे कैप। अब हमने क्या करना है, फाइनली इन सबको ऐड कर देना है, जो आई है उसको आई में जोड़ दो, जो जे है जे में जोड़ दो, आई कैप, देखो ये बस, इन दो को एक तरफ जोड़ दो, इन दो को एक तरफ जोड़ देते हैं, पेन चेंज करते हैं जिससे कि साफ दिखे, -10√2 और ये प्लस में 15√3 प्लस में 15√3/2, ये कितना, ये क्या हो गया आई कैप में, प्लस में 10√2 प्लस में 15/2 माइनस में 20 ये कहाँ आ गया जे कैप में। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको फाइनल निकलेंगे, जो माइनस हो रहा है माइनस करके क्या करेंगे, √3 की √2 की वैल्यू डालेंगे, √2 की वैल्यू 1.41 डालेंगे, आंसर आ जाएगा, √3 की वैल्यू डालेंगे 1.71, कुछ आंसर आ जाएगा। फाइनल जो पॉइंट में आंसर आएगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, वो आप कर लेना होमवर्क में, जो भी है इसको आगे सॉल्व कर लेना। ऐसे ही यहाँ पे √2 की वैल्यू डाल देंगे, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। √2 की वैल्यू होती है 1.41 और √3 की वैल्यू होती है 1.71। इनको यूज़ करो, यूज़ एंड सॉल्व इट, ठीक है। तो इसको रब कर दे रहा हूँ, जब नोट कर लो, जब तक पॉज कर लो, नोट कर लो। अब इसके बाद हमारे पास एक बढ़िया सा टॉपिक आता है जो कि हम कहते हैं एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या करना है हमको, एक सेकेंड, एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्राइंगल लॉ। क्या पढ़ना है, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ कुछ किस तरीके से बनता है वो बना के देख लेते हैं। कुछ पहला वेक्टर ये रहा, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। ये हो गया दूसरा वेक्टर। अब जो आएगा रिजल्टेंट, क्या आएगा, जो रिजल्टेंट जो आएगा वो कैसे आएगा, रिजल्टेंट शुरू होगा कुछ यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक टर्मिनेट करेगा। ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। यहाँ पे ये अल्फा एंगल बनाता है, और जब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आ गई हमारे पास जो कि ट्राइंगल लॉ कहता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा खेलने की कोशिश करूँ इसमें तो कैसे हो जाएगा, देखो मैंने इस वाले वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसको मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया और ये तो आ ही रहा है इधर, ठीक है। तो जब मैं इसको कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा, जब मैं इसको कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा, मान लो ये बी वेक्टर है, ये थीटा, ये बी है,
ठीक है, जिसको मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ा तो इधर कितना आ जाएगा बी कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट्स में टूट गया, तो यानी इधर कितना आया, ए तो पहले से ही था प्लस में बी कॉस थीटा, ए पहले से ही था प्लस में बी कॉस थीटा। और देखो जो इधर परपेंडिकुलर आया है वही तो इधर आएगा, जो इधर आया है वही तो इधर आएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये है अल्फ़ा और यहाँ पे तो रिजल्टेंट आपको पता ही है क्या है, ए प्लस में बी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। सेकंड थिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंट आती है, सेकंड थिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंट आती है कि रिजल्टेंट का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम 3 पॉइंट के इसके 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने क्या करना है, थीटा जो है ना, थीटा क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, हमने क्या करना है, एक बार ले लेना है थीटा 0 डिग्री, एक बार ले लेना है थीटा 90 डिग्री और एक बार क्या ले लेना है, थीटा ले लेना है 180 डिग्री। तीन डिग्रियों पे हम लोग बात करेंगे। जब हम 0 डिग्री डाल देते हैं तो दोनों वेक्टर ऐसे, जब हम 0 डिग्री डाल देते हैं तो दोनों वेक्टर के बिल्कुल ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो जब ऐसे जुड़ जाएंगे, ये मान लो ये बीच का एंगल है, एंगल कम करेंगे 0 हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम आर मैक्स, वो आ जाएगा a प्लस बी के। ये सिंगल एक क्या दिखाया मैंने, मैग्नीट्यूड दिखाया है, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम 90 डिग्री डाल देते हैं, cos 90 कितना हो जाता है, cos 90 डालने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है, कितना आ जाता है हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर जब हम 180 डिग्री डाल देते हैं, ये सोचो इसके बीच का एंगल इतना बड़ा है, पूरा ऐसे हो गया, एक वेक्टर, एक सेकंड, कुछ ऐसे हो गया, एक वेक्टर का हेड ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर का हेड ऐसे जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम आ जाएगी, इसको हम कह देंगे आर मिनिमम कह देंगे। और कितना आ जाएगा, a माइनस का b, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 3 केस मैंने बता दिए जो कि जनरल केस हैं, हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, इससे आपको ये बात पता चल रही है, आर मैक्स ये है, आर मिनिमम ये है, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू कहीं ना कहीं a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में घूम रही है, a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में घूम रही है। ये बात भी याद रखना, कभी भी अगर आपको रिजल्टेंट कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ जाए कि वैल्यू क्या हो सकती है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे शायद मैं अभी करवाऊँ एक, कि रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, मैं हमको केवल एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, रेंज कैसे आएगी, रेंज देखना a प्लस बी कर देना, a माइनस बी कर देना, इन दोनों के बीच का, या फिर इन दोनों, ये दोनों वैलिड होंगे और इन दोनों के बीच का, इसके बाहर का वैलिड नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, ट्रायंगल लॉ मैंने समझा दिया है और थोड़ा बहुत और पढ़ना है इसमें, एक कंडीशन और पढ़नी है, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो दोनों वेक्टर, कंडीशन इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, अगर ये दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो कि हर चैप्टर में होंगे और बहुत आसान है। ठीक है, मान लो मैंने बराबर लिख दिया ए, तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन रिजल्टेंट आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। जहाँ हमारे पास रिजल्टेंट आया, हम फिर से अपने को कंडीशन लगानी है कि 0 डिग्री पे क्या होगा। देखो ऐसे बना देते हैं, थीटा मैंने 0 डिग्री ले लिया, थीटा मैंने 60 डिग्री ले लिया, यहाँ पे थोड़ी कंडीशन ज़्यादा बनती है, थीटा मैंने 90 डिग्री ले लिया, फिर मैंने 120 डिग्री ले लिया, फिर मैंने क्या ले लिया, 180 डिग्री ले लिया। जब मैं 0 डिग्री लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, जब मैं 0 डिग्री ले रहा हूँ तो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा डायरेक्ट, 2a आ जाएगा। 60 डिग्री में क्या आ जाता है, √3 आ जाता है, √3 इंटू ए। 90 डिग्री में क्या आ जाता है, √2a आ जाता है, क्या आ जाता है, √2a आ जाता है। 120 डिग्री में क्या आ जाता है, वापस से a ही आ जाता है, और 180 डिग्री में तो 0 आ ही जाता है, ये तो पता ही है। जब a को a से ही माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, कंडीशन पढ़ ली इसकी। ये इसका फॉर्मूला बनेगा अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। तो ये 2-4 मैंने कंडीशन लगाई, 2-4 5 थीटा पे हमने बात करी है, सबसे ज़्यादा मेन बात होती है इसके ऊपर। सेकंड थिंग, जब मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लो मैंने दोनों का ये ले लिया, तो कभी भी मान लो इनके बीच का एंगल हो थीटा, जैसा कि ये बता रहा है कि नहीं, जैसा कि ये बता रहा है कि बीच का एंगल हो थीटा, तो जब भी हम ये निकालेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा बिल्कुल बीच से निकलती है, बिल्कुल बीच से निकलती है। ये है रिजल्टेंट, जो कि यहाँ से θ/2 बनाता है, यहाँ से भी θ/2 बनाता है, इसलिए यहाँ पे ये θ/2 लिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना, और ये मैंने बता दिया है। इसके बाद सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लो, सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आगे बात करते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस की। ठीक है, नोट कर लो। बाकी के भी पढ़ लेते हैं। तो क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पहला वेक्टर, इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम उससे हो जाता है। ये दूसरा वेक्टर यहाँ से नहीं आएगा, ये आ गया दूसरा वेक्टर। ठीक है, इसके बाद ये कहते हैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, और इन दोनों के बीच से निकलेगा हमारे पास रिजल्टेंट। ठीक है, और ये दोनों क्या बना रहे थे आपस में, थीटा बना रहे थे। तो ये ऐसा कुछ दिखता है पैरेललोग्राम में। और एक और होता है हमारे पास तीसरे नंबर पे, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ कैसे होता है, पॉलीगन लॉ कहता है, ये हो गया पहला वेक्टर, फिर इसके बाद ये आ गया दूसरा वेक्टर, फिर ये हो गया तीसरा वेक्टर। ठीक है, और लास्ट वाला जो यहाँ का जो पॉइंट है ना, पहले वेक्टर की स्टार्टिंग, यहाँ से लेकर लास्ट वेक्टर की एंडिंग पॉइंट्स को मिला दो, यहाँ पे क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। पॉलीगन लॉ को इसलिए बढ़िया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 2 से ज़्यादा वेक्टर, मल्टीपल वेक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे केवल 2 ही होते हैं,
यहाँ पे 2 से कई ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 कितने भी लगा सकते हो, आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद जल्दी से जल्दी 5 6 क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। सबसे पहला सवाल करते हैं, इफ़ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये आ रहा है, एंड देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट करेंगे। क्या कह रहा है, इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है, एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, देन ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड को दर्शाया गया है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड को कैसे कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ न लगाएं तो भी हम इसको मैग्नीट्यूड ही मानते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो ये हो गया, ठीक है, देन ये हो गया, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर इज, एंगल बिटवीन द वेक्टर बताना है। इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ, कुछ को मैंने कुछ वैसे बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये मैंने लिखा था एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अगर मैंने कहा था अगर मैं इसमें थीटा क्या कर दूं, 90 डिग्री कर दूं, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यही बताया था। और अगर मैं इसका जो रूट है, रूट को इधर भेज दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, बढ़िया तरीके से आ गया। तो हमारे पास कब आया, कब आया, जब हमारे पास क्या है, थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। जल्दी से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 वेक्टर्स A and B angle between the 2 vectors is, 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, एक सेकंड, रुक जाओ। इसको मान लो 240 डिग्री एंगल है, देन रिजल्टेंट निकालो, देन रिजल्टेंट इज, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सब्जेक्टिव है। ठीक है, 2 वेक्टर है ए एंड बी, एंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज 240 डिग्री एंगल है बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट बताते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ठीक है, तो कैसे डालते हैं इसके अंदर वैल्यू, cos 240 कैसे निकालेंगे, cos 240 किधर आ रहा है, ये 90, ये 180 और यहाँ तक आ जाता है 270, यानी कुछ इधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट में ऐड शुगर 2 कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे cos क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 270 माइनस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। cos 270 यानी इस लाइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, cos का हो जाएगा साइन और आ जाएगा 30 डिग्री और नेगेटिव आ जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2 यानी -1/2, हम लिख सकते हैं -1/2 डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, a² प्लस में b² माइनस में ab, ये आ गया हमारे पास आंसर। देखो कभी भी कुछ ऐसा 240 350 ऐसा कुछ अटके ना तो ऐसे ही करो, ये मैंने बहुत बड़ी तरीका बताया था, इससे सारे के सारे सवाल तो इससे ही सॉल्व हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, ये चीज़ हो गई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आया ना कैसे होना है, ठीक है ना, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसके ऑप्शन दे देते हैं 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 0 डिग्री या डी 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो आर वेक्टर का सबसे पहले तो क्या हो जाए, ये देखो इन दोनों की बात करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, अगर इन दो का मैग्नीट्यूड सेम तो हम रिजल्टेंट क्या लगाते हैं, तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं 2a cos θ/2 ये लगाते हैं। और इसमें भी अगर रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड कब सेम हो जाता है, जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाए तो आर बराबर ये हो जाता है, मतलब 120 डिग्री पे हमारे पास आंसर लग जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करते हैं डीप तरीके से तो मैं आपको बहुत लंबे एक पेज का कैलकुलेशन हो जाता है, तो उसको ना करके शॉर्ट ट्रिक लगा के काम ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम लाइन देखी जाए, अभी तो चल सकती है। अब एक मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, टू वेक्टर्स whose resultant is 3 and 4, रिजल्टेंट 2 3 है और 4 है, सॉरी मैग्नीट्यूड बोलेंगे ना इसको, तो रिजल्टेंट कैसे बोल देंगे, देन रिजल्टेंट मे बी रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है ये बताना है हमको। 10 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने आगे ना रिजल्टेंट मे बी के केस में हम क्या करेंगे, आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और आर की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू को निकाल के उनके बीच की उनमें देख लेंगे, कोई ना कोई में बात बन जाएगी। तो आर मैक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर मैक्स निकालो, आर मैक्स क्या हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। आर मिनिमम निकाल लेते हैं इस केस में, 4 - 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी 1 से लेकर 7 के बीच की कोई भी वैल्यू हमारा आंसर हो सकती है। क्या 10 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 12 भी नहीं है, आंसर क्या है 2। कितने सेकंड में हो गया, माइक्रो सेकंड्स में हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, हमें आर मैक्स निकालना है, आर मिनिमम निकालना है और चेक करना है कौन सी वैल्यू उन दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पे। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड
equal to each other and 10 and equal to 10. ठीक है, then resultant of these two vectors at 60 degrees देखो क्या दे रहा है, दो वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ईच अदर. दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और इक्वल टू है 10 के, यानी बराबर है और 10 का मैग्नीट्यूड है दोनों का. ठीक है, देन क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर. दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट बताओ, दो वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ कब, 60 डिग्री पे. तो कैसे निकालेंगे 60 डिग्री का, तो देखो जब दो बराबर हो तो हमारे पास हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है 2a cos θ/2. याद रख लो, यही वाला फॉर्मूला लगेगा. और इसमें भी जब हम 60 डिग्री की बात हमसे कर दी, किसकी बात कर दी, थीटा बराबर 60 डिग्री की, तो हम क्या कह देंगे, रिजल्टेंट क्या हो जाता है, √3a हो जाता है. रिजल्टेंट कितना हो जाता है, √3a हो जाता है. और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि हमारे पास 10√3 हमारे पास आंसर आ गया. तो एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया माइक्रो सेकंड्स, जल्दी में कर लिया. ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे जल्दी से जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे भी बढ़ेंगे. 4 forces of magnitude P, 2P, 3P and 4P act along the four sides of a square ABCD in cyclic order. Find the resultant force. Option A, B, C. क्वेश्चन सामने, ऑप्शन सामने, पॉज करो, नोट करो और सॉल्व करो. ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 फोर्सेस हैं, 4 फोर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P एंड 4P. 4 फोर्सेस हैं जो कि एक्ट हो रहे हैं 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर पे. एक कोई स्क्वायर है जो कि ABCD एक स्क्वायर है, उसके चारों साइड पे एक साइक्लिक ऑर्डर में फोर्सेस लग रही हैं P, 2P, 3P एंड 4P. तो हमको क्या करना है, फाइनली रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है. तो आइए सॉल्व करते हैं कैसे होगा. सबसे पहले तो एक हमने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया. हमने कह दिया ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड्स बना ली ABCD साइड्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, फोर्सेस लगानी है. सबसे पहले कैसे लगेगी, एक ऐसे लगी फोर्स P, इसके बाद इसमें एक नीचे फोर्स लगी 2P, इसके बाद इसमें नीचे इधर फोर्स लगी 3P और एक फिर ऊपर फोर्स लगी कितनी, 4P. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं. अब इसमें सारी फोर्सेस को प्लॉट करेंगे. ठीक है, देखो P लग रही है इधर, 2P लग रही है नीचे. ठीक है, 3P लग रही है इधर और 4P लग रही है ऊपर.
4p। ठीक है, तो ये फोर्सेस लग रही हैं। इस फोर्सेस में देखोगे तो 2p इधर आ रही है, फाइनल नेट निकालेंगे, p काटेंगे तो 2p इधर आ रही है, और 2p नीचे 4p ऊपर, तो 2p एक ऊपर आ रही है। तो हमारे पास बेसिकली ये भी 2p ये भी 2p, वही दोनों के मैग्नीट्यूड सेम वाला खेल आ गया। बीच से रिजल्टेंट निकलेगा, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री है दोनों एंगल, 90 डिग्री पे कितना हो जाता है, √2। तो √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू में 2p, √2 इंटू में 2p, ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट। ये आ गया हमारे पास चौथे नंबर वाला आंसर। कैसे करा देख लिया, एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर पे हम कह रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर कह के उन्होंने आधे क्वेश्चन की बात बता दी। साइक्लिक ऑर्डर एक से देखो, सबसे पहले इधर, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, यानी पहले आगे, फिर नीचे, फिर इधर और फिर ऊपर। तो एक साइक्लिक ऑर्डर बन गया। क्या बन गया, एक साइक्लिक ऑर्डर बन गया। इससे कि क्या हुआ, हमने एक सारे पॉइंट पे सारे के सारे वो बना लिए फोर्सेस, और फोर्स बनाने के बाद हमने फाइनल आंसर निकाल दिया सेकंड्स में। तो इसको हम बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम कह देते हैं कभी कभार। इसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो अभी तक के तो ये बात हो गई। अब एक टॉपिक और पढ़ा था हम लोगों ने, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा था, इसको नोट कर लेंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी बता के जाते हैं। अब टॉपिक आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, बेसिकली बात करी थी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम तो एडिशन ही करेंगे। एडिशन किसका करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर थे, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और यहाँ से ये आ रहा था हमारे पास रिजल्टेंट। ठीक है, ये आ रहा था। बट अब क्या है, खेल दूसरा है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ए माइनस, देखो ये ए प्लस बी है ना, हमें बेसिकली पता क्या करना है, हमें करना है ए वेक्टर माइनस, ये तो बी वेक्टर है। हमें करना क्या है, हमें रिजल्टेंट नहीं निकालना, हमें यहाँ पे निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है, कैसे निकलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमें ये करना है एक्चुअल में, मतलब किताबी भाषा में हमको ये करना है। बट हम ये करेंगे नहीं, हम कुछ और करेंगे और ये अपने आप हो जाएगा। कैसे, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर तो ऐसा कैसे ही ठीक है, हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन कर दिया, और जो बी वेक्टर है ना उसको नेगेटिव वेक्टर करेंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था, बी वेक्टर का नेगेटिव करेंगे और इसके अंदर जोड़ देंगे। हम ये करेंगे, बी वेक्टर का नेगेटिव करेंगे और इसके अंदर जोड़ देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले पहला वेक्टर ए वेक्टर, सबसे पहले तो इसमें यहाँ से होगा नहीं, यहाँ से करते हैं, इसी के ऊपर बना के देखते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बनाते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर ये है ही, और रिजल्टेंट बना दे, डिफरेंस बना देते हैं इसका। इससे सही नहीं बन पा रहा, रुक जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये ऊपर मैंने रिजल्टेंट दिखा दिया, इधर मैंने डिफरेंस दिखा दिए। एक ही ग्राफ में हमने सारा काम कर लिया।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें आता है कि डिफरेंस का, जैसे हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा था √a² + b² + 2ab cos θ, ऐसे इसका भी होता है, ऐसे इसका भी होता है। कैसे आ जाएगा, वही अंडर रूट करेंगे a² प्लस में b²। अब यहाँ पे प्लस जो आता था प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा और हो जाएगा 2ab cos θ। बस इतना सा खेल है, समझे, इतना सा खेल है। इतने को नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा अब तक। ये डिफरेंस के फॉर्मूले की बात है बस। ये थोड़े से ट्रिक लगा दी हम लोगों ने, हमने एडिशन ही करा। हमने कहा नया टॉपिक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो वही करेंगे, कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा कंडीशन लगाते हैं। एक कंडीशन क्या लगाएंगे, हमने कहा कि भाई डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, सॉरी डिफरेंस का नहीं, हम कह रहे हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाता है 2a sin θ/2। रिजल्टेंट का आया था cos θ/2, cos θ/2, इधर आ गया sin θ/2। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये हम करेंगे, इसके साथ साथ दूसरा जो फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला जो था वो क्या था, अंडर रूट a² प्लस में b² माइनस 2ab cos θ। ये फॉर्मूला तो है ही। अब हमने रिजल्टेंट में सबसे पहले इसकी 3 कंडीशन पढ़ी थी, अब इसकी भी पढ़ेंगे, इसकी भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका थीटा अगर मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री, थीटा ले लेता हूँ 90 डिग्री और थीटा ले लेता हूँ 180 डिग्री। अगर मैं थीटा इसका 0 डिग्री ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 0 डिग्री अगर मैं थीटा ले रहा हूँ, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका ठीक उल्टा यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा सेम a² प्लस में b²। देखो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। एक सेकेंड इसमें रुको, cos 0 डालेंगे, ठीक है, ये आ गया। मेन बात इसकी आती है, इसमें अगर मैं थीटा ले लेता हूँ कितना 0 डिग्री, थीटा ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, थीटा ले लेते हैं अगर हम लोग 90 डिग्री, और थीटा अगर हम लोग ले लेते हैं 120 डिग्री, और हम लोग थीटा ले लेते हैं 180 डिग्री। तो इन केस में बताना है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, कितना आता है उधर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास √2a करके, यहाँ आ जाएगा हमारे पास √3a करके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, आपके सामने सारा कुछ है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन की सारी बातें हो चुकी हैं अब यहाँ पे। क्वेश्चन अभी इसमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आगे के जब लेक्चर्स आएंगे तब इसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो फ़िलहाल अभी यहीं पे खेल को अभी रोकते हैं, आगे फिर से आएंगे तब आगे का करेंगे। तो फ़िलहाल आज का लेक्चर थोड़ा रिवीजन में चला गया, लेकिन एक अच्छी तरीके से रिवीजन करवा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है फिज़िक्स की। अभी ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा सर में दर्द करते हैं। तो इतना पढ़ लिया, बेहतरीन सा चैप्टर है, आगे बढ़िया तरीके से करेंगे। क्वेश्चन भी आज बहुत सारे कर लिए, करीब 10-12 क्वेश्चन कर लिए शायद।
10 तो कर ही लिए हम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करते हैं, आगे आएंगे फिर करेंगे, ठीक है।